हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SVN साइंस एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्थिर वैद्युत बल के बारे में। स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल मीन्स क्या होता है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो स्थिर आवेश हो गए, ठीक है, Q1 Q2, इनके बीच लगने वाला जो बल है उसे हम कहेंगे स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। अब इस बल की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम कूलाम बल के माध्यम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये जो दोनों आवेश हैं ये एक दूसरे से r दूरी पर व्यवस्थित है, ठीक है। या इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। तो कूलाम बल क्या कहता है? कूलाम बल कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और इनके बीच दूरी के वर्ग के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और जो बल होता है, बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत बल क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। सबसे पहली बात क्या हो गई? जो बल होगा हमारा स्थिर वैद्युत बल जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये इसका गुणनफल होगा Q1 इंटू Q2, ठीक है। ये अनुक्रमानुपाती हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो बल है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, ठीक है, दूरी यही है, ठीक, स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। यही दो बात है, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिला लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया है? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल का फोर्स का फार्मूला। अब जो है यहाँ पर ये समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे? एक नियतांक ले आएंगे या, ठीक है, जो तो इक्वल आ जाएगा, एक नियतांक आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की नियतांक, ठीक, के, इसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये दूसरा फार्मूला बन गया। और के को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की नियतांक, ठीक है, स्थिर वैद्युत की नियतांक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो के है, के का वैल्यू जो है ये जो है माध्यम पर, ठीक है, और मात्रक पर डिपेंड करता है, ठीक है। के का वैल्यू किन दो बातों पर डिपेंड करता है? पहला हो गया मात्रक पर और दूसरा क्या हो गया? माध्यम पर, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि मात्रक पर के का वैल्यू किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है। ठीक, एसआई पद्धति में जो के का वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और इसमें लेते हैं के इक्वल एक वैल्यू 1/4πε0। ठीक है, एक किसके इक्वल हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, अब इसका मात्रक कितना हो जाएगा, मात्रक इसका हम बनाएंगे भाई के का कांस्टेंट इसका, तो यहाँ इसके सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखो बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, Q1 इंटू Q2, इसका कितना हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीन्स क्या बन जाएगा के इक्वल न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये सारी पद्धति में के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि सीजीएस पद्धति में, ठीक है, के का वैल्यू कितना होगा। मतलब अब इसमें जितने मात्रक हैं भाई, ठीक है, जितने मात्रक हैं सबको सीजीएस पद्धति में हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू देखते हैं, तो ये तो 9 गुणे 10 की पावर 9 ऐसे ही रहेगा। अब न्यूटन का देख लिए, न्यूटन को जब सीजीएस पद्धति में बदलेंगे तो 10 की पावर 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद मीटर को जब बदलेंगे तो कितने को हो जाएगा 100, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, और कूलाम को जब बदलेंगे स्टेट कूलाम में हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेट कूलाम कितने कूलाम के इक्वल होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 की। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 9, क्योंकि स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, देखो 3 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ से 9 भाई कट गया। इसके बाद 10 की पावर 9 से एक बार 10 की पावर 9 कट गया। अब इसका देखते हैं 10 की पावर 5 और ए जो है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 4 और 10 की पावर 5 मिलकर 10 की पावर 9 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं के का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो सीजीएस पद्धति में के का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और एसआई पद्धति में कितना हो गया 9 गुणे 10 के पावर 9 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अच्छा यहाँ पर जब के का वैल्यू यहाँ पर लिख रहे थे 1/4πε0, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करेंगे हम कि ये जो के का वैल्यू है ये माध्यम पर किस हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे जो के होता है ये दो आवेशों, जो दो बिंदु आवेश हैं, ये एक दूसरे पर किस हिसाब से फोर्स जो है अप्लाई करते हैं, मतलब परमिशन कुल मिलाकर देता है, फोर्स लगाने का परमिशन देता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपना हाथ जो है हवा में हिलाएं, ठीक है, तो हवा में हिलाते हैं, हवा में हिलाएं और फिर पानी में हिलाएं, तो दोनों जगह हाथ हिलाने का जो ऑर्डर होगा हमारा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि माध्यम में जो है के का वैल्यू किस हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे
यहाँ पर हम फोर्स का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। कब? जब निर्वात, दो बिंदु आवेश जो है निर्वात में है, तो इस समय फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 R², ठीक है, ये इक्वेशन है। अब मान लेते हैं इन दोनों आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से F मतलब माध्यम में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता थी, लेकिन अब मीडियम आ गया तो इसलिए एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है, Q1 Q2 R², ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे? हम रेशियो निकालते हैं, तो यह बाई रेशियो निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे F/Fm इक्वल कितना आ जाएगा? तो यहाँ से देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन में, तो 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब जो है एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं? परावैधता कहते हैं, परावैधता, ठीक है। अब इसको किससे दिखाते हैं? ER से, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? EM/E0 इक्वल ER, ठीक, एक चीज ये आ गया, ठीक है। और यहीं से फिर दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? F/Fm, ठीक है, इक्वल ER, ठीक। तो यहाँ से इस वाले से हम क्या समझे कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैधतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं Fm इक्वल कितना हो जाएगा? Fm इक्वल हो जाएगा F/, ठीक है, एप्सिलॉन R, ठीक है। तो इस प्रकार से हम माध्यम, अगर हमें जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैधतांक मालूम रहे और निर्वात में जो है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल मालूम रहे, तो हम किसी भी माध्यम में लगने वाले बल को हम क्या करते हैं? फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे देख लेते हैं कुछ माध्यम में कि ER की वैल्यू कितनी होती है। जैसे जब सुचालक रखते हैं, ठीक है, तो इस समय जो ER की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि उस समय जो है दोनों आवेशों के बीच जो है बल प्राप्त नहीं होता, मतलब फोर्स जो है 0 होती है। इसके बाद जैसे हम निर्वात रखते हैं, निर्वात या वायु रखते हैं, ठीक है, निर्वात या वायु की वैल्यू हम दोनों को सेम लेते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो, अच्छा एक चीज इसी को किसके इक्वल और लिखते हैं? K के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो K का वैल्यू है, ठीक है, वो जो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, मतलब निर्वात में रखने पर या माध्यम में रखने पर किस हिसाब से चेंज होता है। तो निर्वात में तो हमें मालूम ही है K का 9 × 10⁹, और माध्यम में रखते हैं तो ये हम इस हिसाब से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि कूलाम बल का सदिश निरूपण। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।